नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव से दुनिया भर के बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। वहीं एनर्जी और बुलियन मार्केट में तेजी दिखी है। बिगड़ते ग्लोबल राजनीतिक माहौल से भारतीय बाजार भी सहम गए हैं। ऐसे में निवेशकों के मन में काफी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा स्तरों पर बाजार में क्या करना चाहिए, रुके या खरीदारी शुरू करें? अगर खरीदारी करनी है तो कहां मौके दिख रहे हैं? आज इस खास पेशकश में निवेशकों की इसी दुविधा को दूर करने के लिए और उनके पोर्टफोलियो बनाने में मदद करने के लिए हमारे साथ बाजार के कुछ जाने माने चेहरे जुड़ रहे हैं, जिनमें आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के महेश पाटिल हैं, डीएसपी म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटी विनीत सांबरे हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज के संजीव भसीन हैं और इसके अलावा जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत भी शो में शामिल हो रहे हैं। इस सब के अलावा कच्चे तेल के बाजार में रूस की क्या अहमियत है, ये समझाने के लिए हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब रशिया ये करने के बाद अपनी सैनिकों को वहां भेज चुका है और भेज रहा है, और आप बोल रहा है कि अगर आपने अपने सैनिक भेजे इनको वापस कब्जा करने के लिए, तो हमने इनके साथ एक ट्रीटी कर दी है जो दोस्ती की ट्रीटी है, और हमें फिर कोई नहीं रोक सकता इनकी मदद करने में और आपसे वापस लड़ाई करने की। तो अभी जो भी कदम कोई उठाए जाएंगे जल्द जल्द में, इससे और लड़ाई ज्यादा फैल सकती है यूरोप के अंदर, और जैसे बार बार लोगों ने बोला है विश्व युद्ध हो सकता है, उसकी मेरे को अभी तक संभावना नहीं है। लेकिन अभी सारे जो चेकमेट करके तो पुतिन साहब ने अमेरिका और यूरोप के ऊपर बात रख दी, आप बढ़ाना चाहते हैं तो मैं लड़ने को तैयार। आप इसी से अभी इस लेवल पर रहकर मेरे से बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे ऊपर, रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन करना चाहते हैं, तो हम भी यूरोप का गैस रोक देंगे और तेल रोक देंगे, जहां 40% यूरोप का गैस और तेल रशिया से आता है। और इसी हिसाब से हम जापान और कोरिया का भी रोक देंगे, क्योंकि वो भी अमेरिका के साथ हैं। तो रशिया का कंट्रोल जो दुनिया के ऑयल और गैस और कोल के ऊपर है, वो उनके पास एक दूसरा बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है। और तीसरी चीज, अगर रशिया के खिलाफ इस किस्म के सैंक्शन वो करेंगे कि रशिया तकनीकी चीज दुनिया से नहीं खरीद सकता है, तो रशिया और चाइना के नजदीक जाएगा, क्योंकि चाइना और रशिया के बीच में इन चीजों में काफी लेन देन कई सालों से चला हुआ है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका और उसके दोस्त जो यूरोप में हैं और नेटो के दोस्त, उन लोग के लिए बहुत कम रास्ते हैं इस मामले को अब सुलझाने के। बिल्कुल। तो और रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है, अब तक क्या हुआ है इसमें, और इस टकराव के पीछे वजह क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्यों ये इन दोनों देशों के बीच में इस तरह का इस समय जो संकट चल रहा है, जो वॉर की स्थिति बन रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स लेकर। शरद, क्या बैकग्राउंड है, किस वजह से ये दोनों देश आज आमने सामने खड़े हैं? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो अपडेट्स आ रही हैं, जहां पे आप बता सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन और यूके आज खुद सैंक्शंस लगा सकते हैं। यूएस जो है ऑलरेडी सैंक्शंस जो अनाउंस कर दिए हैं, और अगर उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो अब रूस के जो है आक्रामक कदम जो है देखने मिल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के जो उनके प्रोविंसेस हैं, उन्होंने जो है सेल्फ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। वो जो 2 हिस्से हैं वो स्वतंत्रता की मान्यता के जो है डिक्लेरेशन कर दी गई है। डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये 2 उनके जो प्रांत हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा रूस ने जो इन दोनों क्षेत्रों को जो इंडिपेंडेंस है उसके ऐलान कर दिया, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। इसके कारण जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में दबाव देखने मिला है। पुतिन जी का जो भाषण है, उन्होंने कहा है कि जो डोनेट्स्क और लुहांस्क है उनके स्वतंत्रता को तुरंत जो है माना जाए, और उन्होंने कहा है कि ये जो सारे यूक्रेन में तुरंत ही जो जितने भी सेनाई कार्य है उसे बंद किया जाए। अगर वो नहीं होगा तो एक रिटेलिएशन हो सकता है रशिया के साथ, तो इसके कारण जो है सारी जिम्मेदारी जो है यूक्रेन को जा सकती है। इसके अलावा जो सुरक्षा परिषद का एक जो है यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का जो इम्पोर्टेंट बैठक वो भी हो रहा है। यहाँ पे रूस के कदम के बाद जो सुरक्षा की परिषद है उस पे जो बैठक है उस पे ओवरऑल फोकस रहेगा, और रूस में जो है लगभग जो 2 हिस्सों की मान्यता जो दी है उस पे ही फोकस रहेगा। लेकिन अमेरिका ने एक ठोस जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो रूस के कदम जो यूक्रेन के जो सार्वभौमत्व के लिए है वो एक उल्लंघन हो रहा है। अब जब देखा जाए तो रूस और आपके जो यूक्रेन की जो सीमा है वहाँ पे
तनाव बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ओर से जो है घेरा गया है पूरा यूक्रेन का मार्केट, और बॉर्डर पे जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स को अब डबल करके अब लगभग 2 लाख ट्रूप्स हो गए हैं यूक्रेन के बॉर्डर में। और जो रूसी सेना है वो एक न्यूक्लियर ड्रिल कर रही है, तो एक टाइप से जो है लग रहा है कि वॉर की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो इसकी जो हिस्ट्री बता देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आप 20वीं सदी में जो है यूक्रेन जो है रशिया का पार्ट था, और वो उनके आज़ादी के लिए दोनों एक साथ मिलकर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब देखा जाए तो 1991 में क्या हुआ कि जो है अब यूएसएसआर का ब्रेकअवे हुआ, तो उसके कारण आज़ादी का ऐलान हुआ, तो यूक्रेन एक सेपरेट कंट्री बन गया था। 2014 में रूस ने जो है यूक्रेन की जो क्रिमिया उस के शहर का उस एरिया को जो है कैप्चर किया था, उसे जो एनेक्शन कहते हैं वो किया गया था। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो आया दिसंबर 2021 में। वहाँ पे यूक्रेन की जो नाटो की सदस्यता है, नाटो की जो मेंबरशिप है, उसके लिए अप्लाई किया। अब जब नाटो की मेंबरशिप के अप्लाई किया है तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि यूएस जो है वो लिटरली आपके जो बाउंड्री है रशिया के, उसके पास आ जाता है। तो उसके कारण जो है एस्केलेशन में बढ़ोतरी देखने मिली है। अब हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइटर प्लेन्स ले लीजिए या फाइटर हेलीकॉप्टर्स ले लीजिए, टैंक ले लीजिए, रूस के लगभग ऑलमोस्ट 29 लाख है। फाइटर प्लेन भी देख सकते हैं 1511 है, फाइटर हेलीकॉप्टर भी ऑलमोस्ट 1544 है। और इसके अलावा भी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनकी जो बरसत गाड़ियाँ, जो उनकी जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, टैंक्स होती है, वो भी प्रति जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। तोपखाने भी लगभग 7571 पे है। मिलिट्री कैपेबिलिटी से जो है देख सकते हैं कि एट एन एवरेज रूस और यूक्रेन में 2 से लेकर 5 गुना तक जो है बेटर मिलिट्री कैपेबिलिटी रूस के सामने है। लेकिन ओवरऑल जो है सेक्टर के कारण जो है वॉलेटिलिटी जो है पूरे बाजार में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, शुक्रिया शरद, ये बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो ये बेसिकली आइडिया है यूक्रेन और रूस जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का पॉइंट है वो ये है कि इस समय यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो की सदस्यता ले लेकिन रूस उसके अगेंस्ट है, क्योंकि उससे यूएस की जो सेनाएं हैं वो बिल्कुल रूस के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी चिंता है और ये एक बड़ी वजह बन रही है जो दोनों देशों के बीच इस समय तनाव चल रहा है। लेकिन कच्चा तेल ये एक बड़ा फैक्टर और है इस वॉर में, क्योंकि जो रूस है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यहाँ पर कच्चे तेल का और गैस का। तो ये जो पूरा मार्केट है इसके लिए ये जो तनाव चल रहा है क्या अहमियत रखता है? क्यों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम देख रहे हैं जो तेज़ी आ रही है? कच्चा तेल फिलहाल जो है वो ऑल टाइम तो नहीं लेकिन 97-98 के लेवल पर पहुंच गया है। क्या मतलब है इस सब का? मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला मेरे साथ जुड़ रही हैं जो समझा रही हैं ये पूरी इकोनॉमिक्स, ये पूरी डायनेमिक्स कच्चे तेल के आसपास की। बोला अभी कि क्रूड प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। तो ये मेन इम्पैक्ट क्यों होता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया से अराउंड 1 करोड़ की जो 1 करोड़ पर डे बैरल की उनकी प्रोडक्शन होती है, और ओवरऑल वो अकाउंट करता है अराउंड 1/10 ऑफ द ग्लोबल जो कंजम्पशन होता है वो रशिया से आता हुआ है, 1/10। तो शॉली इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, और अगर कुछ डिसरप्शन हो जाता है तो ये डिसरप्शन सप्लाई चेन शॉली दूसरे मार्केट्स को भी क्रिपल कर सकता है, यूरोपियन मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करता है, स्पेशली यूरोप एरियाज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। और काफ़ी एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि अगर ये टेंशन बढ़ती रहेगी तो ये क्रूड के जो प्राइसेस है वो $120 पर बैरल भी पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये टेंशन की वजह से इसकी वजह से ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस तो बढ़ेगी, टेंशन की वजह से सप्लाईज में इश्यू आ सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, फर्म लेवल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, रशिया पे कोई सैंक्शंस भी आ सकती है दूसरी कंट्रीज से, तो वो भी एक कंसर्न है जो सप्लाई पे इम्पैक्ट कर सकता है। और रशिया की बात करें तो वो लीडर है नेचुरल गैस में, तो उनकी काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से आते हैं। जैसे देखिए एनर्जी अराउंड रशिया प्रोवाइड करता है यूरोपियन यूनियन को 35% ऑफ नेचुरल गैस, तो ये इम्पैक्ट होता है। मेटल्स की भी उनको काफ़ी अच्छी कंट्रोल है, 10% की ग्लोबल रिजर्व जो कॉपर की है वो रशिया से है। और निकल प्राइजेस देखें, एल्यूमिनियम प्राइजेस देखें, वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं क्योंकि इनको प्लैटिनम निकल के वो बड़े प्रोड्यूसर्स भी है, तो वो शॉली इम्पैक्ट करता है ओवरऑल एनर्जीज़ को, मेटल्स को, आयरन, कोल, इन सब की बात करें और अपने स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं तो उसकी भी शॉली इम्पैक्ट होती है क्योंकि रशिया होल्ड करता है 30% ऑफ द वर्ल्ड आयरन भी, उसके अलावा 6 लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर भी है। तो शॉली इम्पैक्ट आता है इन सब पे। स्टील प्रोडक्ट्स पे भी 3.9% की प्रोडक्शन स्टील की जो होती है वो रशिया से भी होती है, तो शॉली इम्पैक्ट
रशिया का काफ़ी आ रहा है नेचुरल गैसेस पे, एनर्जी पे, मेटल्स पे, डायमंड्स पे, तो ये इम्पैक्ट शॉली एक वॉच आउट करने का फैक्टर है। उसके अलावा यूक्रेन की भी बात करें तो वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो बार्ली के एक्सपोर्टर, वो टॉप 5 बार्ली के एक्सपोर्टर में है, कॉर्न के एक्सपोर्टर में है, सनफ्लावर ऑयल की बात करें, सनफ्लावर सीड्स की बात करें, वो सब यूक्रेन से आता है। तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है ये टेंशन की बढ़ने से एग्री कमोडिटीज़ और नॉन एग्री कमोडिटीज़ दोनों में, और इसीलिए हम लोग प्राइस भी बढ़ते हुए देख रहे हैं इन सब प्रोडक्ट्स के। शुक्रिया विनी। तो बिल्कुल कमोडिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको एक्शन दिखाई देगा, क्योंकि ये जो चिंता लगातार चल रही है, जो तनाव चल रहा है दोनों देशों के बीच में, जैसा विनी बता रही थी कि यहाँ पर यूक्रेन काफ़ी बड़ा मार्केट है, चाहे वो जौ हो, चाहे मक्का हो, उसके अलावा रूस कच्चे तेल का और नेचुरल गैस का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इस सबसे काफ़ी हद तक कमोडिटी मार्केट ग्लोबली इम्पैक्टेड होते हैं। लेकिन शेयर बाजार का क्या, शेयर बाजार का यहाँ से क्या रुख होगा? हमने कई एक्सपर्ट से बात की और समझा कि कैसे शेयर बाजार, चाहे वो ग्लोबल हो या भारतीय, उन पर असर पड़ेगा। मैनहट्टन वेंचर्स पार्टनर के हेड ऑफ रिसर्च संतोष राव ने इसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल बाजारों पर जाहिर तौर पर इसका असर दिखेगा। ऐसे में आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ कमोडिटी जैसे जो स्पेस हैं वहां पर क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। The market was expecting कि ये diplomatically settle हो जाएगा, so that and तो कल definitely market में दिखेगा कि stocks will sell off. I think वो तो normal process होगा, sanctions लगेंगे और Russia will object and जैसे पहले भी हुआ था, immediate impact तो होता नहीं है, but I think यूरोप पे ज्यादा होने वाला है क्योंकि वो वहीं पर है। So I think you'll see some impact, but definitely the sentiment is going to change and volatility is going to go up because this was not expected. The market was expecting some turmoil, some volatility, knowing Putin, but they thought in the end it will be a diplomatic solution. So it's a surprise, and we'll see tomorrow. We'll see a reaction in the market tomorrow. I think pretty much the same thing as in US. I think you go for good quality names. I think they will withstand this whole turbulence, and it always does. So it's good idea to maybe wait a few days for the dust to settle, but it's a good idea to come in and selectively go into good quality tech names, good quality financials, because they succeed in an environment, in the rising interest rate environment, and commodities also because of the infrastructure play. So these are names that you have to go in. Pharmaceutical, of course, will always do well. So companies in a secular tailwind, in a secular growth areas will continue to do well. As in US, cloud computing, cybersecurity, data analytics, data mining, these are companies that will continue to do well regardless of what's going on, because the companies are not going to stop investing there. So there are some secular growth names that you need to go into selectively. Don't go for the high beta technology names that have no profits and trading at multiples of sales that are not going to see profits for a long time. So the same theme applies in India. So it's time to reset, regrade this whole thing and be very sensible about investing. Don't chase for the speculative name. तो ग्लोबल मार्केट से वो नज़रिया आपके लिए तनाव बढ़ेगा, परेशानी होगी, भारतीय बाजारों को भी कुछ और गिरावट आ सकती है यहाँ पर, और उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए कुछ सेलेक्टिव स्पेस में, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में। लेकिन बाजार के दिग्गज शंकर शर्मा से भी हमने बात की और उनका नज़रिया ये कहता है कि बाजार में, गिरते हुए बाजार में नंबर 1 आपको ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। शंकर शर्मा का ये व्यू है कि अगर बाजार 1.5 से 2%, 3% गिर भी जाते हैं, जो कि हमारे बाजार ईयर टू डेट अगर हम देखें, इस साल का हिसाब देखें तो 1.5 से 2% ही गिरे हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। चिंता तब होनी चाहिए जब बहुत ज्यादा 10, 12, 15% बाजार गिरे। एवरेजिंग से आपको फिलहाल यहां पर ज्यादा बचने की जरूरत है। आइए सुनते हैं शंकर शर्मा ने और क्या क्या बातें कही हैं। The headline index has not suffered much damage, right? So that's like whatever 1-2% down for the year, is down from the highs, but not down for the year much. But if you see let's say the insane part of the market, that's been crushed, and that continues getting crushed as we speak. On the ticker, we can see that. And that is where the real pain lies. So if you are in generally well-chosen companies, you will suffer losses. There's no debate
nobody can escape. I'm suffering losses in my portfolio. Everybody will. I mean, we accept it as part and parcel. But it is where you have a wipeout risk if something falls 80%, 90%. That's where the real, that's what will really hurt. A 30-40% fall, we always should be prepared for. And that's exactly what we are seeing right now. I'm generally not a believer in averaging down. So if I have bought something at 100 and it is down to 85 or 90, I will not buy the stock. I mean, that's my philosophy. Many people work differently and everybody has a different method and a process. And I have no argument with that. My process simply does not allow me to buy more at lower prices. So that is broadly speaking my strategy. Or even if I have to deviate from the strategy, then the additions to the original position at 100. So let's say if I have 100 shares at 100, I will buy only 5 or 10 shares at 80 at the highest. तो बहुत अच्छी सलाह शंकर शर्मा जी की तरफ से यहाँ पर कि गिरते बाजार में एवरेज करने से बचें और ये बाजार आपको काफ़ी कुछ सिखा रहा है। जो लोग पिछले 2-2.5 साल में बाजार में आए हैं उन्होंने सिर्फ तेज़ी देखी है। ये एक मौका है कि आप वापस क्लासरूम में जाएं और कुछ नया सीखें, ये यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए आपको 2 बड़े CIOs का भी पूरे बाजार पर और सेक्टर्स पर नज़रिया सुनाते हैं जो निवेशकों को भारी उतार चढ़ाव वाले बाजार में रणनीति बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के महेश पाटिल की, जिन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के तनाव से बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव बना ही रहेगा। मार्केट में काफी तरह की हेडविंड जो बोलते हैं वो है। एक तो ग्लोबली हमने देखा था, इसके पहले भी US इंटरेस्ट रेट शार्पली इंक्रीज करने वाला है ये साल में। ऑयल प्राइसेस भी काफी ऊपर आ गए हैं और ये जो एस्केलेशन हुआ है रशिया का यूक्रेन में, उसके कारण भी थोड़े शॉर्ट टर्म कंसर्न्स है। आई थिंक इसका इम्पैक्ट हालांकि ज़्यादा इट माइट स्टिल बी लिमिटेड ओके वो रीजन के लिए जो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। बट अगर US ने सैंक्शंस किए रशिया के और बाजू की कंट्रीज पे, तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइसेस में आएगा, क्योंकि रशिया काफ़ी कमोडिटीज़ में लार्ज प्लेयर है और वैसे भी ग्लोबली देखा हमने कि इन्फ्लेशन एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण US फेड भी रेट्स काफ़ी तेजी से इंक्रीज करने वाला है ये साल। तो उसके ऊपर वापस थोड़ा प्रेशर आ सकता है इन्फ्लेशन कमोडिटी प्राइस ऊपर जाने की वजह से, और उसके कारण थोड़ा मार्केट में नर्वसनेस और करेक्शन जो ग्लोबल मार्केट में दिखी उसके कारण हो रही है। बट ये सिचुएशन जैसे देखें कि वॉर और ये सिचुएशन स्टैंड ऑफ जो US और रशिया के बीच में है, उसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो मार्केट इसके कारण थोड़ा वोलेटाइल रहेगा और जैसे देखा है हमने लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में, तो वो माहौल बना रहेगा। बट आई थिंक सिचुएशन अगर संभल जाती है तो मार्केट बाउंस भी कर सकता है यहाँ से। बिल्कुल। और एक और CIO का व्यू आपको सुनाते हैं। DSP म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटी विनीत सांबरे का मानना है कि एक बार फिर से IT, फार्मा और FMCG ये वो स्पेस हैं जो बाजार पे इस समय जो दबाव दिख रहा है वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर निवेश के अच्छे मौके दिखाई देते हैं। आज के दौरान यदि हम अर्निंग्स का जो पैटर्न देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंफर्ट और विजिबिलिटी जो अर्निंग्स की है वो IT सेक्टर की है, जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि दुनिया में हर जगह पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। हर कंपनीज को टेक्नोलॉजी में अपने आगे बढ़ना है। तो और कंपनीज से जब हम बात करें तो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक IT इज वन सेक्टर वेयर द अर्निंग्स मोमेंटम लुक्स गुड, विजिबिलिटी इज गुड। दूसरा सेक्टर जो है वो है फार्मास्यूटिकल में कहूँगा, जहाँ पे दवाइयों की डिमांड जो है वो किन्हीं कारणों की वजह से ना तो कम होगी, इकोनॉमी में अगर ये सब चीज़ें होती है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ती है, उनके भी चलते दवाइयों की जो डिमांड है वो कम नहीं होंगी। तो वहाँ पे भी जो है अर्निंग्स की विजिबिलिटी बेटर है। और थर्ड कैटेगरी जो मैं कहूँगा, कंज्यूमर थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्लो डाउन है, बट नॉन डिस्क्रिशनरी कैटेगरी जो है जो अभी that is also slowing down a bit, but वो mostly it was due to the rural economy, but कुछ जो डेटा पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं रूरल इकोनॉमी के, तो ऐसा लग रहा है कि रूरल
सेक्टर भी धीरे धीरे अगले 1 या 2 क्वार्टर में इम्प्रूव हो जाना चाहिए। तो कंज्यूमर नॉन डिस्क्रिशनरी जिसको हम FMCG कहते हैं वो भी कई वक्त से टाइम करेक्ट हो चुका है और वहां पे भी ध्यान देना ठीक रहेगा। तो आईटी, फार्मा और एफएमसीजी ये वो स्पेस हैं जो बड़े सीआईओस पसंद कर रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर अच्छा रिबाउंड दिखेगा और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढनी चाहिए आपको। ये तो लेकिन सेक्टर की बात हुई। अगर खरीदना है किसी को या बेचना है तो कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। हमने बात की IIFL सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन से और हर बार की तरह उन्होंने इस बार जो गिरावट आ रही है उसमें मौके तलाशे और ET Now स्वदेश के साथ शेयर किया, उनके दर्शकों के साथ शेयर किया कि कौन कौन से उनके पसंदीदा शेयर हैं जहां पर आपको दाव लगाना चाहिए। सबसे मेरा टॉप ऑफ द लाइन इस समय है अल्ट्राटेक सीमेंट। 115 मिलियन टन की कैपेसिटी है एंड वी नो मार्जिन्स हैव बीन अफेक्टेड मोर सो फॉर अंबुजा बिकॉज उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। बट अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर। दे ओन 115 मिलियन टन एंड along with the ACC अंबुजा combine a मार्केट शेयर ऑफ 53%। 6700 में ये 6 महीने लो पे है। इसका भाव 7500 से 7800 होना चाहिए। तो ये पहला पिक है। दूसरा, Naukri is showing very good traction on their basic business, that is hiring. साथ में the unlocking of a value of lot of companies giving me lot of comfort at this 4380. तो Naukri is another top pick. तीसरा, मैं रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हूं। अगर आप जाके देखें DLF ने गुड़गांव में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। कमर्शियल रियल एस्टेट इज गोइंग टू कम बैक लाइक हाउ, because return of people to work, you know, all the IT majors, hiring is going to be huge. So Godrej Property, DLF, Piramal Enterprises are my third pick. और डार्क हॉर्सेस हैं दो आपके PSUs, नेशनल एल्यूमिनियम जहां एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ेंगे और BHEL। मेरे को लगता है 49 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी वेरी फेवरेबल। देव जस्ट बैक्ड अ बिग ऑर्डर फॉर हीट जनरेटर्स फ्रॉम तेजस एंड दे आर वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन कैपिटल एक्सपेंशन ऑन द पावर साइड। तो ये कुछ आपके लिए नाम है, आप इसमें से चेष्टा कीजिए, अच्छे नाम लीजिए और फियर को अपने बैक बर्नर पे रखिए। बिल्कुल, तो ये कुछ अच्छे नाम जो बताए यहाँ पर हमारे मेहमान ने, और वो कह रहे हैं बहुत स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही चलेंगे तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो वॉर की स्थिति बन रही है, ये जो अनिश्चितता बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में, इसका कमोडिटी मार्केट पर ज़ाहिर तौर पर हम ज़्यादा असर देख रहे हैं और हमें वहाँ क्या करना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी है। जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने हमको बताया कि गोल्ड में निवेश करने का फिलहाल अच्छा मौका दिखाई देता है। I think gold is becoming very interesting. Gold, पिछले 5-10 साल में it has become a very uncool investment. You know, we've had crypto, we've had all these things which have so much more inherent volatility than gold. But if the inflation numbers are set to climb, as a hedge against inflation, I think adding 10-20% of your portfolio into gold, I think is a great idea. If you go back in time, अगर आप सोचिए, think of a market which has more history than ours. Look at America, for example. In the 70s, आपको कितना gold चाहिए था to buy a median house? You needed lesser gold in the 80s than you needed in the 70s. You needed lesser in 2000, and you need lesser today. So gold has always been a good place to retain value, and it acts as a really good hedge against inflation. So I would recommend, you know, like people put in more money in gold and get more diversification going, not just amongst stocks, but also amongst asset classes like gold. तो वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है। हमारे सभी मेहमानों से जिनसे हमने बात की, उनका कहना है कि बाजार में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जो संकट चल रहा है वो भी टल जाएगा आने वाले दिनों में। शेयर बाजार में निवेशित रहें और अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर रहें, और अगर आपको लगता है कि शेयरों के अलावा भी कहीं पैसा लगाना चाहिए जहां से पैसा बन सकता है, तो गोल्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।